Good afternoon to all. Today I will discuss the experiment number 6, thermal engineering lab. The list of experiment 6 number practical जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टडी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इन द पायरोमीटर डिवाइसेस. ठीक है, तो मेन मॉडल्स ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट्स जो आपके पायरोमीटर्स होते हैं, इनके मॉडल की रिक्वायरमेंट रहती है. तो उसमें सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है. बेसिकली थर्मोमीटर कई तरीके के होते हैं, ये आपको भी पता है. थर्मोमीटर नॉर्मली जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो भी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए रहता है. जब कभी हमें बुखार आता है तो बुखार आने के कारण हम थर्मोमीटर लगाते हैं. तो थर्मोमीटर की कई तरह के वेराइटीज होती हैं कि आपके रेजिस्टेंस टाइप के हैं, आपके मैकेनिकल टाइप के हैं या इलेक्ट्रॉनिक टाइप के हैं. तो इस टाइप के थर्मोमीटर कई जगह अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इनको जो है आरटीडी जो है इसके नाम से बोला जाता है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर के नाम से बोला जाता है. एंड दे आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर बाय द कोरिलेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द आरटीडी एलिमेंट विद द टेम्परेचर. इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं. और आरटीडी एलिमेंट जो रहता है इट इज मेड फ्रॉम द प्योर मटेरियल, टिपिकली द प्लेटिनम, निकेल और द कॉपर जो इस्तेमाल होता है आरटीडी एलिमेंट ये रहता है. और इनका जो मेन फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, जब इसमें रेजिस्टेंस में चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है. और इनके टेम्परेचर के चेंज होने से जो प्रेडिक्टेबल चेंज होता है वो उससे हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं. तो जो एलिमेंटली आपके प्रेटली फ्रेगाइल हो रहे हैं या इनको इनसाइड यदि हम सेटेड प्रोब में कर रहे हैं, इनको रेजिस्टेंस थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं. आरटीडी सेंसिंग एलिमेंट जो रहते हैं ये प्लेटिनम, कॉपर या निकेल के बनाए जाते हैं जो कि रिपीटेबल रेजिस्टेंस के रहते हैं. और कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस जो आपका रहता है या बोलना चाहिए रेजिस्टेंस थर्मामीटर से जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशन से डेवलप किया जाता है रेजिस्टेंस वर्सेस द टेम्परेचर, जिसे कि आर वर्सेस टी बोला जाता है. और टेम्परेचर रेंज पे ये वर्क करते हैं. और इनको जो डिफाइन किया गया है कि जैसी रेजिस्टेंस चेंज होगा सेंसर का, उससे जो मतलब आपका जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा. तो सेंसर के अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो रहता है उसमें जो मटेरियल जो इस्तेमाल किया था उसके हिसाब से जो वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो चेंज होती है. जैसे यदि प्लेटिनम यदि इस्तेमाल कर रहे हैं नोबल मेटल के रूप में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर चेंजेस होगा उसके हिसाब से अलग अलग रहेगा. तो इट इज़ द बेस्ट एलिमेंट फॉर द रेजिस्टेंस थर्मामीटर. ये प्लेटिनम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं. निकेल का भी इस्तेमाल होता है. सबकी टेम्परेचर रेंज अलग अलग होती है. यदि हम बात करेंगे प्लेटिनम की तो -272.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 961.78 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है. निकेल की यदि बात करेंगे तो निकेल की जो रहती है 572 डिग्री फ़ारेनहाइट रहती है. यदि टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है. और इनको मॉडरेट टेम्परेचर में इस्तेमाल करते हैं. एंड इट कैन नॉट बी यूज अबव द टेम्परेचर 302 डिग्री फ़ारेनहाइट. यदि आप देखेंगे तो जो कॉपर है, कॉपर का इस्तेमाल कभी भी 302 डिग्री के ऊपर नहीं कर सकते हैं. जबकि निकेल का इस्तेमाल जो है 572 डिग्री या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम यूज करते हैं. जो आरटीडी रहते हैं इट यूजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो चूंकि जितना भी आपका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है मटेरियल में, वो आपका कॉपर भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस और द रिक्वायर्ड. तो जितना भी रेजिस्टेंस में चेंजेस होगा वो रिफ्लेक्ट सीधे सीधे किस पे करेगा, वो आपके टेम्परेचर चेंज पे रिफ्लेक्ट करेगा. जैसा कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज द आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब. तो जो यहाँ पे ए बी सी देख रहे हैं ये कंडीशन के हिसाब से कॉन्स्टेंट लिए गए हैं. जैसे जैसे कंडीशन डेवलप होती है उस हिसाब से वहां पे कांस्टेंट डेवलप होते चले जाते हैं. तो ये उसके लिए है जहां पे 0 से 200 -200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए टेम्परेचर आपको चेक करना है या आपको मेजर करना है. और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये उसके लिए जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 850 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, उसके हिसाब से फार्मूला है. तो यहाँ पे जो ए कांस्टेंट की वैल्यू 3.9083 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड रहती है. बी कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है -5.775 रहती है, 10⁻7 रहती है. और जो सी कांस्टेंट की वैल्यू -4.183 10⁻12 डिग्री सेंटीग्रेड टू द पावर -4 रहती है. तो अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग तरीके से रहती है. रेजिस्टेंस थर्मामीटर में यदि आप बात करेंगे तो सिग्निफिकेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल यूज इस्तेमाल किया रहा है वो रेजिस्टिव एलिमेंट्स रहता है, जिसका कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन
रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर रिलेशनशिप रहता है, जो कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेजिस्टेंट थर्मामीटर का रहता है वो अल्फा रहता है, जो कि इक्वेशन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो अल्फा इज इक्वल टू, दैट इज द फार्मूला R100 माइनस ऑफ R0 अपॉन 100 R0। तो यहाँ पे R100 जो है रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और R0 जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। तो प्रो प्लेटिनम जो रहेगा उसका रेजिस्टेंस जो रहेगा 0.003925 ओम पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड इन द 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज रहता है। तो सबकी ये अलग अलग रेंज है। आप यदि प्लेटिनम की बात करेंगे तो उसकी रेंज अलग है, यदि कॉपर की बात करेंगे तो ये इसकी रेंज लिखी हुई है, निकल की बात करेंगे तो ये इसकी रेंज लिखी हुई है। तो अभी इनकी रेंज को यदि आप कंपेयर करेंगे तो आपको किसकी सबसे ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे निकल की दिख रही है, ठीक है ना। तो निकल की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है, या बोलना चाहिए जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है निकल का वो सबसे ज़्यादा रहता है। रेजिस्टेंस थर्मामीटर का यदि कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो सिंगल वायर के रूप में भी करते हैं, डबल वायर के रूप में भी करते हैं, 3 वायर के रूप में भी करते हैं, 4 वायर के रूप में भी करते हैं। यहाँ सिंगल वायर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल रहता है वो लीड का रहता है, तो इंसुलेटेड लीड को लगाया जाता है। लोअर टेम्परेचर की यदि बात करेंगे, या बोलना चाहिए टेम्परेचर की बात करेंगे, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं कॉनिवुलर क्लोराइड के हिसाब से। सिलिकॉन रबड़ उसमें मिक्सअप किया जाता है, PTFE मिक्सअप किया जाता है, इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ग्लास फाइबर और सिरेमिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं ये आपके रेजिस्टेंस थर्मामीटर में एज अ वायर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि मेजरिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें लीड का इस्तेमाल करते हैं, एंड जो हाउसिंग और प्रोटेक्टिव स्लीव्स हैं उसका इस्तेमाल मेटल एलॉय के रूप में करते हैं, जिसको कि केमिकली तरीके से अंदर मॉनिटर ये फिक्सअप किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डायग्राम, ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर की वायर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं निकली हुई है। ये कनेक्शन लीड्स हैं, जैसा कि नॉर्मली आप मार्केट में यदि आप वायर परचेज करने आते हैं इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए, तो अंदर आप देखते हैं कॉपर की वायर रहती है और बाहर जो है उसकी कोटिंग रहती है। तो कनेक्शन लीड जो है कोटिंग के रूप में आप देख रहे हैं, तो कनेक्शन लीड है। और बाकी जो आउटर एटमॉस्फेयर जो उसका है कि जहाँ पे भी मेजर करना है, इंसुलेटर बना दिए गए हैं जहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो दिस इज़ द 100 डायमीटर जो मटेरियल है वो है, पाउडर पैकिंग फॉर्म यहाँ पे है आपका, प्रोटेक्शन ट्यूब यहाँ पे है आपका। रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो रहता है वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन में रेजिस्टेंस एलिमेंट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, तो दिस इज द R1 एंड R2 इज द ब्रिज स्टोन टाइप का बनाया जाता है ताकि हम आउटपुट ले सकें R1 R2 R3 ये सारी चीज़ें। तो 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन में जो सिंपलेस्ट थर्मामीटर है वो 2 वायर का रहता है, और वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कि हाई एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस जो रहता है कनेक्टिंग वायर का यदि ऐड करते हैं सेंसर साथ में, तो वहाँ पे एरर जो है मेजरमेंट में बताने लगता है। तो यहाँ पे 100 मीटर की केबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको बैलेंस ब्रिज के रूप में यूज कर सके और फिक्स ब्रिज सिस्टम के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो ये रेजिस्टेंस जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एलिमेंट एक ब्रिज स्टोन टाइप का जो सर्किट है वो डेवलप करता है। पावर सप्लाई हम यहाँ से कर रहे हैं, तो जब पावर सप्लाई होगी तो रेजिस्टेंस एलिमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो R1 R2 और R3 के फॉर्म में हो रहे हैं, और जो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी आफ्टर द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मैनर, जब हम कनेक्ट करते हैं किसी से तब हमें नजर आता है। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर 3 वायर अरेंजमेंट है, ये आपको दिखाया गया है। तो 3 वायर में आप 1 2 एंड 3 वायर, ये आपका 3 वायर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी 1 वायर 2 वायर उसमें लीड रेजिस्टेंस से रिलेटेड, उसको मिनिमाइज करने का काम कर रहा है 3 वायर कॉन्फ़िगरेशंस। तो 2 लीड्स जो रहती सेंसर में अटैच की जाती हैं, ज्वाइन की जाती है जो आर्म में। तो जो लीड रेजिस्टेंस है आर्म का ब्रिजेस के साथ में जो रहता है उसको कैंसिल आउट करके, और जो कॉन्फ़िगरेशन अलाउ होता है वो 600 मीटर केबल्स का रहता है। और जो वायर्स उसमें इस्तेमाल की जाती है वो ABC, आप जो देख रहे हैं ये वायर A है, ये वायर आपका C है, ये वायर आपका B है। तो इनको परफेक्टली लेंथ के अकॉर्डिंगली मैच कराया जाता है, इनकी इम्पिडेंस नोट की जाती है, उनको कैंसिल किया जाता है, उनके अपोजिट लेग को ब्रिज बनाया जाता है। और जो थर्ड वायर जो रहती है एज सेंस लीड की तरह काम करती है, ये जो आप देख रहे हैं सेंस लीड की तरह काम करती है, जिसमें कि स्मॉल करंट पास होता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन
अकॉर्डिंग टू द कितना टेम्परेचर चेंजेस रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 वायर की यदि बात करेंगे तो 4 वायर आपका यहाँ पे जो है वो इस तरीके से रहता है जो आप देख रहे हैं कि 4 वायर रेजिस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो 4 टर्मिनल सेंसिंग एलिमेंट्स जो हैं वोल्टेज ड्रॉप मेजरिंग लीड्स में एज अ कंट्रीब्यूशन होता है ताकि हम एरर को मेजर कर सकें। यदि एक्यूरेसी और चाहिए तो उसके लिए फिर डिजिटल वोल्ट मीटर की हेल्प लगती है ताकि हम वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर कर सकें या जितना भी वोल्टेज आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रॉपर डायरेक्शन में मेजर कर सकें। तो बाय एवरेजिंग ऑफ द रिवर्स मेजरमेंट जो थर्मोमेट्रिक एरर है वो वोल्टेज को कैंसिल आउट कर देता है। कैलिब्रेशन की यदि बात करेंगे तो फिक्स पॉइंट कैलिब्रेशन होता है और आपका कंपैरिजन कैलिब्रेशन होता है। तो इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में अलग अलग मटेरियल्स के केबल्स लगा दिए जाते हैं। जैसे आप बात करेंगे यदि फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट में आपका सिंगल मेटल इस्तेमाल करेंगे और यदि आपका कंपैरिजन वाला है तो उसमें आपके प्लेटिनम हो जाएगा, निकल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। इस टाइप के वायर्स का अरेंजमेंट करके हम फिर कंपैरिजन कैलिब्रेशंस करेंगे, देखेंगे किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है और उस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एलिमेंट्री टाइप का रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो आप देख रहे हैं, दिस इज द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ द आरटीडी सेंसर्स। दिस इज कॉल्ड अ थिन फिल्म, वायर बाउंड एंड द कॉइल्ड एलिमेंट्स। तो ये आपके जो होते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लो टेम्परेचर होता है इनका वो -173 से -273। कार्बन रजिस्टर एलिमेंट्स होता है इसको वाइडली यूज किया जाता है, इनएक्सपेंसिव होता है। दे आर मोस्ट रिलायबल एट ए एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एंड डू नॉट सफर हिस्टेरिस एंड द स्ट्रेन गेज इफेक्ट्स। तो यहाँ पे स्टेरिस जो स्ट्रेन गेज इफेक्ट है वो नहीं आता है। स्ट्रेन फ्री एलिमेंट जो रहता है ये वायर कॉइल के फॉर्म में रहता है जिसका कि इस्तेमाल आपका इनर्ट गैस के लिए करते हैं और इसका टेम्परेचर जो है 961.78 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रहता है, जिसमें कि प्लेटिनम वायर जो है लूजली कॉइल्ड के फॉर्म में रहती है और फ्री एक्सपांसन पर्पज या जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर सके। कई बार क्या होता है जब कभी टायर बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लगता है तो उस कंडीशंस में हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए टायर को प्री एक्सपांड होने से बचाना पड़ता है। तो दे आर हाईली सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड शॉक। ये इस टाइप के जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर रहते हैं ये वाइब्रेशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या जो सब कभी शॉक लगता है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए सेंसिटिव मैनर में रहते हैं। एलिमेंट टाइप के यदि देखेंगे तो सेंसिंग एलिमेंट जो रहता है इनका बहुत थिन लेयर का रहता है। नॉर्मली प्लेटिनम या सिरेमिक स्ट्रेंथ रहता है। इनको एपॉक्सी या ग्लास एक्टिंग के द्वारा इनकी स्ट्रेंथ जो है रिलीफ की जाती है। वायर बाउंड के जो एलिमेंट्स रहते हैं एक्यूरेसी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कॉइल एलिमेंट टाइप के जो रहते हैं इनको वायर बाउंड से रिप्लेस किया जाता है क्योंकि वायर बाउंड जो रहते थे तब एक्सपांड बहुत ज़्यादा होता था कि तो उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने में बहुत दिक्कत आती थी, जिसके कारण से कॉइल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल एज अ रेजिस्टेंस थर्मामीटर में ज़्यादा किया जाता है वायर बाउंड की कंपैरिजन में। वायर जो है एक्सपांड होती है तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लेटिनम 100 सेंसर जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए और इनसे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स हैं जो कि एलिमेंट टाइप के इस्तेमाल होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं जो वायर बाउंड एलिमेंट्स हैं इस टाइप के रहते हैं। वायर बाउंड में जो कवर्ड वो रहता है उसके ऊपर लिफ्टे रहते हैं जबकि कॉइल्ड एलिमेंट में अंदर साइड पर रहते हैं। तो कॉइल्ड मतलब सिंपली जैसा कि आप मार्केट में लेके आ रहे हैं वो आपका जो पीवीसी वायर रहती है वो कॉइल्ड एलिमेंट है। वायर बाउंड की यदि बात करेंगे तो वायर बाउंड में आपकी कई बार चीज़ें कॉपर की जो वायर रहती है वो बाहर साइड पे रहती है, ओपन आती है मार्केट में। वो आपकी बोला चाहिए उसमें कोटिंग्स नहीं रहती है, इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जब कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है तो एक्सपांसन होने के बाद उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं या बोलना चाहिए जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मेजरमेंट की कैपेसिटी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हम। कॉइल्ड वाले में इंसुलेशन प्रोवाइडेड रहता है, ना तो कोई हीट अंदर से बाहर जाती है ना ही कोई हीट बाहर से अंदर आती है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी रहती है, मेजर करती है। क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या फीचर्स हैं प्रेशर थर्मामीटर के? तो मेन यदि एडवांटेज की बात करेंगे तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, वाइड टेम्परेचर रेंज रहती है, साइज में बहुत छोटे रहते हैं, रिपीटेबिलिटी जो रहती है बहुत अच्छी रहती है,
टेम्परेचर कंपनसेशन जो रहता है नॉट रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज की यदि बात करेंगे तो हायर कॉस्ट रहती है, ब्रिज सर्किट जो है पावर सप्लाई जरूरत पड़ती है, हीटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट एंड करंट थ्रू ब्रिज सर्किट की रिक्वायरमेंट रहती है, मैकेनिकल एब्यूज इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन रहता है उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती है। जो बल्ब साइज जो रिक्वायरमेंट रहता है थर्मोकपल के लिए वो बहुत बड़े साइज का रिक्वायरमेंट रहता है। रिस्पॉन्स टाइम जो रहता है बहुत स्लो रहता है, स्लोअर देन द थर्मिस्टर, जिसकी वजह से इनको कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से वायर अरेंजमेंट करें, 4 वायर 6 वायर का इस्तेमाल करें तो इनके बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। अब चूंकि सिंगल वायर में आपको पता है कि थर्मल एक्सपांसन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या बोलना चाहिए एक्यूरेट आपके टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म इस्तेमाल करना चाहिए या 4 वायर 3 वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पे वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकें, जो ब्रिज सर्किट की प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर कर सकें, या हीटिंग की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी रेजिस्टेंस एलिमेंट में उसको दूर कर सकें। सिंगल वायर में हीटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट बढ़ जाता है, या रिस्पॉन्स टाइम जो आपको नहीं मिल पा रहा था वो आपको बेटर मिलना चालू हो जाता है। जो एरर सोर्सेस हैं वो इंटरचेंजेबिलिटी के रूप में दिखाई देते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देते हैं, स्टेबिलिटी रिपीटेबिलिटी के रूप में दिखाई देते हैं, हिस्टेरिस लॉसेस के रूप में दिखाई देते हैं, स्टीम कंडक्शन के रूप में दिखाई देते हैं, जो उनका कैलिब्रेशन हो रहा है उसके रूप में दिखाई देते हैं। लीड वायर जो होती है वो सेल्फ हीटिंग के फॉर्म में रहती है, टाइम रिस्पॉन्स स्लो रहता है, थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो रहता है वो कम रहता है, जिसकी वजह से इनका उपयोग जो है हम बहुत कम कर पाते हैं। इसकी जगह पे यदि हाई टेम्परेचर जहाँ पे की मेजर करना है वहाँ पे पायरोमीटर डिवाइस या थर्मिस्टर टाइप के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है कि आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का इस्तेमाल सिंगल वायर, डबल वायर, 4 वायर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि किस तरीके से हमें वहाँ पे उसको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो if you have any doubt please ask me for this lecture।